बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रखले इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम बीएस फिज़िक्स के इस कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 में बात करेंगे गास लॉ के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में गास लॉ को स्टेट किया था। हमने गास लॉ से कूलॉम लॉ भी डिराइव की थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम गास लॉ को अप्लाई करेंगे। पहले तो गास लॉ का डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म मैं थोड़ा आपको बताऊंगा और फिर हम गास लॉ को अप्लाई करके लाइन ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। गास लॉ क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। गास लॉ इज कैन बी स्टेटेड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. Epsilon naught is permittivity of free space. If that charge distribution is inside free space, so free space में हम क्या करते हैं, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स जो होता है, गास ने कहा कि दैट इज इक्वल टू charge enclosed by that surface divided by the permittivity of that medium, and if it is free space, so permittivity of free space. It can be written in integral form like this. फ्लक्स हम जानते हैं E dot dA integration of electric field over the entire surface. जिस क्लोज सरफेस में आपने उस चार्ज को इनक्लोज किया है, सो E dot dA is flux and that is equal to 1 divided by epsilon naught. This is integral form. The surface integral of surface charge density over area. Surface charge density is dq divided by dA, यानी charge per unit area. And the same can be expressed as the volume integral, but then you need to take the volume charge density. This is 1 by epsilon naught integration of volume charge density over the volume, and volume charge density rho is equal to dq divided by dv. And then if you want to express Gauss law in a differential form, what you need to do, you need to use the Gauss divergence theorem. And how? Because अगर आपके पास किसी जगह पे चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप को उसकी डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर आप वहाँ से चार्ज मालूम कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दैट चार्ज डेंसिटी ओवर द इंटायर वॉल्यूम. And this is how we can calculate the charge. And then using Gauss law, Gauss law जो है that is total flux equals to Q by epsilon naught. Total flux ये है, यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं E डॉट dA, बट यहाँ पे क्लोज सरफेस है तो टोटल इंटीग्रल है. एंड देन आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज़ कर सकते हैं. Q की जगह आप इंटीग्रेशन ऑफ रो dV लिख सकते हैं. वहाँ से आपको ये मिलेगा. एक साइड पे आपके पास मौजूद है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस इंटीग्रल, और एक साइड पे आपके पास है वॉल्यूम इंटीग्रल. अब इसको फर्दर क्या करते हैं, गास डाइवर्जेंस थ्योरम हम यूज़ करते हैं. गास डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? गास डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर द एरिया सरफेस इंटीग्रल लें या इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस का ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल लें, रिजल्ट सेम आएगा. यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ओवर द एरिया आप इंटीग्रेट करें, या डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रेट करें, इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है. अब मैं ये यूज़ करूँगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर जो है टोटल फ्लक्स है. इक्वेशन 4 में भी लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल फ्लक्स है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए. मैं कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को. एंड इफ आई कंपेयर दीज टू, आई गेट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and integrating it over the volume, that is equal to 1 by epsilon naught. The total charge जो यहाँ से हमने देखा था, that is
रो, इंटीग्रेटिंग रो और द वॉल्यूम। सो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं एंड देन अगर आप दोनों साइड पे देखें तो वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसको मैं लेफ़्ट पे ले आता हूँ, इन दोनों को एक ही वॉल्यूम एक ही इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ बिकॉज दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल हैं। सो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब अगर इन सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन ज़ीरो है, इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, तभी इसको इंटीग्रेट करने से हमें ज़ीरो मिलता है। इसलिए यू कैन इग्नोर द इंटीग्रेशन साइन and simply write the divergence of E minus rho divided by epsilon naught, and rearranging this I can write divergence of E that is equal to rho by epsilon naught। divergence जो है वो del dot E है और आप जानते हैं del जो है differential operator that is curly divided by curly x I plus curly divided by curly y j plus curly divided by curly z k, यानी इंटीग्रेशन ओवर डिफरेंशिएशन ओवर स्पेस। और ई आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो है दैट इज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Gauss law। दिस here is the integral form, this is the integral form of Gauss law, and here this is the differential form of Gauss law। Now we move to apply Gauss law to different situations। For that I need to erase this stuff, ये मिटाना पड़ेगा। अच्छा, तो पहला जो एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं दैट इज़ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस की इनफाइनाइट लंबी लाइन है और उसके ऊपर हमने क्या करना है, Gauss law को अप्लाई करना है। लेकिन Gauss law की एप्लीकेशन से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए Gauss law अप्लाई करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि उस डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री के मुताबिक उसके लिए एक Gaussian सरफेस एज्यूम करेंगे। ज़ाहिर है Gauss law क्लोज सरफेसेस यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता है। सो Gauss law के ज़रिए जब भी हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमने एक Gaussian सरफेस एज्यूम करनी है। लेकिन याद रहे वो Gaussian सरफेस उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की सिमेट्री के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अब जबकि मैं किसी इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्जेस के लिए बात कर रहा हूँ तो इसके लिए सूटेबल जो Gaussian सरफेस है दैट इज़ साइलेंड्रिकल, बिकॉज साइलेंड्रिकल सिमेट्री है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द सिमेट्री साइलेंड्रिकल, साइलेंड्रिकल सिमेट्री है। अगर आपको याद हो हमने इस प्रीवियसली जब किसी लाइन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ के, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फील्ड जो होती है वो पैरेलल टू द लाइन ऑफ चार्जेस कभी नहीं होती, दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो किसी इस तरह की राड को आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि कोई लॉन्ग प्लास्टिक राड है और उस पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड हुआ पड़ा है, पॉजिटिवली चार्ज।
एंड इसको अब अगर मैं इसकी सिमेट्री अगर देखें, इसको किसी क्लोज सरफेस में बंद करना है तो इसके लिए बेहतरीन सिमेट्री ये है कि हम इसको बिल्कुल इसी तरह की किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर बंद कर दें। और अगर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर आप क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक रॉड है पॉजिटिवली चार्ज और उसको हमने इनक्लोज किया है एक सिलेंडर में। अब अगर आपको इसकी टोटल इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे उस पूरी सरफेस के। हम उस सरफेस को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ सरफेसेस पे। तो टोटल जो सरफेस एरिया है उस सिलेंडर का, तो उसमें 3 तरह की सरफेसेस मुमकिन है। एक उसका टॉप का जो उस सिलेंडर का टॉप का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक उस सिलेंडर का बॉटम का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक उसका कार्व्ड एरिया। ठीक है, तो जो कर्व्ड सरफेस होती है सिर्फ उससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्योंकि हमने बात की है कि फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर नॉर्मल टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर परपेंडिकुलर टू इट। सो सिर्फ उस सिलेंड्रिकल सरफेस से उस कर्व्ड सरफेस से फील्ड लाइंस पास होंगी, क्रॉस सेक्शन से फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। तो हमें उसके 3 हिस्से मिलते हैं, एक सरफेस S1 है, एक दूसरा सरफेस S2 है, एक तीसरा S3 है। S2 जो है वो S1 और S2 जो है उस सिलेंड्रिकल गार्शियन सरफेस के क्रॉस सेक्शनल सरफेसेस हैं। एंड S3 जो है दैट इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द गार्शियन सिलेंड्रिकल गार्शियन सरफेस। अब जबकि हमने बात की है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से बिल्कुल फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, फील्ड लाइंस सिर्फ कर्व्ड सरफेस से पास हो रही है, और उसका रीज़न ये है कि फील्ड लाइंस और क्रॉस सेक्शनल सरफेसेस S1 और S2 आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ओवर S1, ठीक है, E डॉट dA दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टू S1 इज परपेंडिकुलर टू field lines. The same is the case with S2. उसका भी इसी तरह फ्लक्स 0 है। So this is flux through S1, this is flux through S2, and now if we want to calculate the electric flux through the curved surface, तो कर्व्ड सरफेस के लिए हमें उस कर्व्ड सरफेस पे एक स्मॉल पेच लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्मॉल पेच, और ये उस कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा सेक्शन है, एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की डायरेक्शन जो है, इसका नॉर्मल जो है वो और फील्ड लाइंस वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो तब आप अगर फ्लक्स 3 की बात करें, that is not 0, that is S3 E dot dA। सो अगर आप देखें ये सारी पूरा सिलेंडर जो है ये तो एक स्मॉल dA है ना, इस तरह जहाँ भी उस सिलेंडर के ऊपर dA बनाएं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, क्योंकि वो सारे
उस लाइन ऑफ चार्जेस से एक जैसे डिस्टेंस में है, तो इसीलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड उन सब के लिए कॉमन ले सकते हैं। EDA विदाउट राइटिंग वेक्टर साइन हेयर, जस्ट EDA हो गया। अब E जो है हर एक स्मॉल पेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे होगा। रीज़न ये है कि वो कार्व्ड सरफेस हर तरफ एक जितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से, तो इसलिए E को आप इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं, S3dA। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप इतनी ज्योमेट्री जानते हैं, बेसिक ज्योमेट्री, तो इट इज़ इक्वल टू 2πrl। 2πrl क्यों है? एरिया ऑफ दैट कर्व्ड सरफेस क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dA और S3। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये एक पेज है और मैं आपसे इस पेज का एरिया पूछूं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इट इज़ दिस लेंथ मल्टीप्लाइड विथ दिस लेंथ, ठीक है। और इस लेंथ को लेट सपोज मैं हाइट कह दूं और इस लेंथ को मैं विड्थ कह दूं, सो हाइट मल्टीप्लाइड विथ गिव यू एरिया, दैट इज़ वेरी इजी। बट अगर मैं इस पेज को इस तरह सिलेंडर बनाऊं और अब आपसे पूछूं कि इस सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या है, तो ये वही एरिया है जो कुछ देर पहले आपने बताया है, यानी हाइट मल्टीप्लाइड विद द विड्थ। बट विड्थ दिस टाइम इज इक्वल टू 2πr। क्यों? क्योंकि वो अब एक सर्कल बन गया। सो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसका एरिया लिखूँगा, सो द एरिया वुड बी फ्लक्स 3 that is equal to E times 2πrh। R is the radius of that cylindrical Gaussian surface, h is its height, and 2πrh is the area of that curved surface. This is the flux through that curved surface, and if I call it some equation 1, and now I use Gauss law के मुताबिक फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूँ। अब टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स तो इन तीनों का सम होगा, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। सो फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 तो ज़ीरो है, वो तो S1 और S2 के थ्रू फ्लक्स है, उसको इग्नोर कर दें। और यहाँ पे जो है लेफ्ट पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और राइट पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस E टाइम्स 2πrh। रीअरेंज कर ले, सो E इक्वल्स Q डिवाइडेड बाई 2πrh इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप यूँ कर लें कि उस वायर की जो है लेंथ को आप उस सिलेंडर की हाइट के इक्वल मान लें, तो आप ये कह सकते हैं कि Q बाई H जो है दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस सिलेंडर की हाइट और लेंथ ऑफ दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइटली लॉन्ग है लेकिन उनको सेम लें, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन दैट लाइन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दैट लाइन, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिख सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट वुड बी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट।
एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने यही रिज़ल्ट ऑब्टेन किया था जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया था, यानी कूलम लॉ वगैरह से हमने जो कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. So this is the electric field due to a line of charges infinitely long. इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप यूँ भी लिख सकते हैं E इक्वल्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 πr एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर. याद रहे ये आर जो है उस गॉसियन सरफेस का रेडियस है, और क्योंकि ये एक बात और भी आपको याद होनी चाहिए, जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर होता है. तो गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है आर है, और उस फील्ड की डायरेक्शन उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से रेडियली आउटवर्ड होगी. दिस यूनिट वेक्टर आर शोज दैट. And now we can move to the other application. That is due to sheet of charges. So is a finite sheet of charges है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लेनर सिमेट्री. यानी चार्जेस एक प्लेन में फैले हुए हैं. अब प्लेन ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर वन सेकेंड आपको डायग्राम नज़र आ रहा है. इस केस में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वंस अगेन we can take any Gaussian surface, but we should take care of the symmetry of the problem. So मैं यहाँ पर once again अगर मैं ये पेज आपको दिखा सकूँ इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो प्लेन है जिस प्लेन में वो चार्जेस पड़े हुए हैं, लेकिन याद रहे ये इस तरह है कि सिर्फ इमेजनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एज्यूम कर लें. ये प्लेन इस तरह है कि आप पॉजिटिव चार्जेस सिर्फ फैले हुए हैं एक सरफेस में, और मैं अब एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूँ, साइलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूँ इस तरह, बिल्कुल इस तरह. ठीक है, यानी एक उस साइलिंड्रिकल सरफेस का एक हिस्सा जो है उस साइड पे है, और वो पेज बिल्कुल उसके क्रॉस सेक्शन पे पड़ा है वो प्लेन ऑफ चार्जेस, और एक कुछ हिस्सा उस सिलेंडर का दूसरी साइड पे है. इस दफ़ा अब जो है सिर्फ क्रॉस सेक्शन से फील्ड लाइंस पास होंगी, कर्व्ड सरफेस से फील्ड लाइंस पास नहीं होगी. कर्व्ड सरफेस जो है, अब कर्व्ड सरफेस इस दफ़ा फील्ड लाइंस के पैरेलल है, यानी कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, उसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा. वंस अगेन आई डिवाइड द इंटायर गॉसियन सरफेस इनटू 3 पेजेस. One is S1 and S2 are the surfaces जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, यानी इनके नॉर्मल फील्ड लाइंस के पैरेलल हैं. ये सरफेसेस उस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है. S3 जो है दैट इज कर्व्ड सरफेस, गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है दैट इज
parallel to the field lines, यानी इसका जो नॉर्मल है उस कर्व सरफेस का वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा फ्लक्स सिर्फ S1 और S2 के थ्रू होगा और S3 के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। सो अगर मैं फ्लक्स थ्रू S1 उसको phi1 कह दूँ एंड दैट इज़ S1 के थ्रू फ्लक्स E डॉट dA। सो चूँकि S1 जो है वो परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो है, एक बात याद रहे, जब सरफेस परपेंडिकुलर होता है तो सरफेस का नॉर्मल पैरेलल होता है। यहाँ पर जो हम वेक्टर लेते हैं ना सरफेस, उस सरफेस के एरिया वेक्टर को हम अमूमन उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ पे एंगल 0 आएगा, उस सरफेस का एरिया वेक्टर फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये EA लिख सकते हैं आप, EDA। और अगर आप उस कर्व सरफेस का उस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, सो E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है फ्लक्स थ्रू S1। अब दूसरे की देखते हैं, तो S2 के थ्रू देखते हैं। इसको मैं बाद नाम दे देता हूँ 1, और या मैं सिंपली अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सिलेंड्रिकल गार्शियन सरफेस लूँगा, मैं कोई भी गार्शियन सरफेस ले सकता हूँ, मैं एक इस तरह का क्यूबाइड भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर A लिखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा बजाय पाई आर स्क्वायर लिखने के, क्योंकि इट वुड बी मोर जनरल। ठीक है, सो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब अगर फ्लक्स 2 की बात करें, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से पेज की दूसरी साइड पे, उस शीट की दूसरी साइड पे फील्ड लाइंस उसी तरह जा रही हैं। आपको उस दूसरे डायग्राम में नज़र आ रहा है, फील्ड लाइंस दोनों तरफ उससे निकल रही हैं। ये कोई ऐसा मेटालिक शीट नहीं है कि एक साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे नेगेटिव है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, उस साइड पे भी पॉजिटिव है, इस साइड पे भी उस शीट के पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो इसके लिए भी फ्लक्स उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ जो S1 के लिए लिखा, यानी EA, सेम प्रोसीजर EA, दैट इज क्वेश्चन 2। And now flux through S3 is 0. You can clearly see there that the curved surface is parallel to the field lines. No field lines are passing through that curved surface. So flux through the curved surface is 0. क्यों? क्योंकि area vector of S3 is perpendicular to electric field lines. No field lines pass through that area, flux is 0. This is equation 3. And now total flux is just sum of all of them. And we know from Gauss law, flux total is equal to Q by epsilon naught. And what is total flux in this case? It is the sum of all these three. So I can write flux 1 plus flux 2 plus flux 3, that is equal to Q by epsilon naught. From equation 1 and 2, flux 1 and 2 are EA and flux 3 is 0. So it is Q by epsilon naught, and rearranging it, I can get electric field equals to Q by 2A times epsilon naught. And what is Q by A? We already know that sigma is the surface charge density, so it is Q by A. Just substitute it here and you get
electric field due to an infinite sheet of charge is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. Q by A की जगह मैंने सिग्मा पुट किया. दिस इज़ फॉर अ सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस. एंड वेक्टोरियली अगर आप लिखें तो यहाँ पे भी आप यूनिट वेक्टर आर लिख सकते हैं, बट दैट आर इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दैट सरफेस चार्ज जिसके ऊपर वो चार्ज फैला हुआ है. सो E is sigma divided by 2 epsilon naught. R is unit vector normal to the plane of that charge distribution. So ये दो चार्जेस के लिए शीट ऑफ चार्जेस के लिए इस तरह आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. अब अगर हम देखें एक की बजाय अगर हमारे पास दो हों शीट्स हों और वो अपोजिटली चार्ज्ड, तो तब क्या सिचुएशन होगी. जब दो अपोजिटली चार्ज शीट्स हों उनके दरमियान आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. आप वहाँ भी गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं. So electric field between two oppositely charged parallel plates. जैसे आप किसी कैपेसिटर की एग्जांपल ले सकते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आप ज़रा इस पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक शीट को देखें. ये मेटालिक शीट है, इंतहाई थिन मेटालिक शीट मैंने एज्यूम किया हुआ है, और इसके ऊपर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों साइड पे पॉजिटिव है. इंतहाई थिन मैंने एज्यूम किया हुआ है और इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस चार्ज, और वो सारा सरफेस पे पड़ा है, एक साइड पे भी दूसरे साइड पे भी. तो इसकी फील्ड लाइन इस तरह बाहर की तरफ निकली होंगी. ठीक है. अब आप एज्यूम कर लें बिल्कुल इसी तरह का एक और शीट, दिस, एंड दिस वन इज नाउ नेगेटिवली चार्ज. थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि क्लियरली नजर आए, बट इट इज़ आल्सो वेरी वेरी थिन शीट, एंड टोटल जो इसके ऊपर एक्सेस चार्ज है वो इसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है. तो एक साइड पे भी है, दूसरे साइड पे भी नेगेटिव है. इन दोनों में पहले केस में और इस केस में एक फ़र्क है, और वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दोनों पे सेम है लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट है. एक पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है. अब अगर इन दोनों को हम एक दूसरे के सामने रखें, तो जब हम एक दूसरे पहले पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी थी दैट वाज सिग्मा 1. सिग्मा 1 जो है लेट सपोज इज द चार्ज पर यूनिट एरिया 1, जो उस पहले फील्ड का चार्ज था, यानी उस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का एरिया A1 है. और सिग्मा 2 जो है दैट इज Q डिवाइडेड बाई एरिया 2. ये इस दूसरे नेगेटिवली चार्ज प्लेट का जो है उसकी डेंसिटी है. अब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज ले आऊँ, एक दूसरे के आमने सामने ना हो, तो क्या हो जाएगा, वो सारा एक्सेस चार्ज इन दोनों की एक साइड पे आ जाएगा. ये जो आमने सामने वाली सरफेसेस हैं सारा एक्सेस चार्ज उस पे आ जाएगा. बाहर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, फील्ड सारी की सारी अंदर आ जाती है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान. तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि एक प्लेट पे या दूसरी प्लेट पे टोटल जो डेंसिटी होगी दैट वुड बी 2 टाइम्स सिग्मा 1.
और अगर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसी भी पॉइंट पे इंटीरियर में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे अब अगर आप फ्लक्स देखेंगे तो वो 2 सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और 2 सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। याद रहे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ होगी इनसाइड ये सिचुएशन की। और इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। गॉस लॉ की एप्लीकेशन हम करेंगे स्फेरिकल शेल के लिए और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह की अमान में रहें।